वेलकम टू द मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक छोटे से वीडियो के साथ में हूँ। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 1 या 2 दिन के अंदर हम हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तब हम पूरे टॉपिक को कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर लेकर चलेंगे। तो जो कोई भी इच्छुक हो पढ़ने का तो वो ऑनलाइन आकर देख सकता है जब हम लाइव क्लासेस। तो एक छोटे से टॉपिक यहाँ पर मैं आपको और समझाना चाहूंगा जिससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज आपने पढ़ी होगी। आप एक बीमारी का नाम तो जानते होंगे, डायबिटीज। हालांकि मैं आपको यहाँ पर पूरी डायबिटीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। डायबिटीज पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अभी हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें मैं आपको जस्ट इंसुलिन और ग्लूकोज का एक रिलेशनशिप बताने वाला हूँ। और उसके बाद में जब हमारी लाइव क्लासेस चलेगी तब हम आपको पूरी डायबिटीज डिजीज के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर जरूरी है, नहीं है, या क्यों जरूरी है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हर सेल, अपनी बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है और हर सेल को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। मतलब अपनी बॉडी के अंदर इंडिविजुअल देखा जाए तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल को सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ये तीनों कंपोनेंट्स अपनी बॉडी के अंदर हर सेल के पास में सप्लाई भी होता है और सप्लायर होता है ब्लड। तो ब्लड जो है वो वर्क करता है एज अ सप्लायर की तरह। सप्लायर कहां से माल लाएगा? कारखाने से। और ग्लूकोज का कारखाना मतलब अपनी बॉडी में ग्लूकोज कहां से आएगा? जीआई ट्रैक्ट से। खाने से आप खाना खाते हो, वो खाना स्टमक से या इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचता है? ब्लड में। अब रेस्पिरेशन करते हो तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचती है? ब्लड में। आप पानी पीते हो तो कोरोन से पानी एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचता है? ब्लड में। मतलब एक सेल को सरवाइव करने के लिए जो 3 बेसिक चीजें चाहिए, वो तीनों बेसिक चीजें कहां पर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। और ये ब्लड जो है ये बॉडी की हर मिलियंस ऑफ सेल्स के पास जाएगा और उसको ये तीनों चीजें प्रोवाइड करवाएगा ताकि ये सारी सेल्स जिंदा रहे। एक सिंपल सी चीज बताइए मेरे को, अपनी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है, क्या हर सेल का ग्लूकोज लेवल आप चेक कर सकते हो? इम्पॉसिबल। क्या हर सेल का कैल्शियम लेवल चेक कर सकते हो? इम्पॉसिबल। हर सेल का पोटेशियम लेवल, किसी भी सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स का आप हर चीज पता लगाना, या मिलियंस ऑफ सेल्स की पूरी स्ट्रक्चर है, सबके अंदर इंडिविजुअल सेल्स का किसी एक एलिमेंट का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? ब्लड को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स सेल को सप्लाई करने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो ब्लड है। तो आप अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेशियम की शॉर्टेज, या पोटेशियम ज्यादा है या कम, कैल्शियम ज्यादा है या कम, ग्लूकोज ज्यादा है या कम, इन सब चीजों का पता लगाना चाहते हो तो आप सीधे सप्लायर को पकड़ो। सप्लायर मतलब ब्लड। आप ब्लड का पोटेशियम लेवल चेक करते हो। अगर ब्लड का पोटेशियम लेवल नॉर्मल है मतलब सेल के पास भी नॉर्मल गया होगा। अगर ब्लड का पोटेशियम लेवल कम है मतलब सेल के पास भी कम गया होगा। तो हम जितनी भी चीजें चेक करते हैं वो सप्लायर की चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स की बॉडी होती है और सारी सेल का इंडिविजुअल लेवल चेक करना पॉसिबल नहीं है। एक चीज आपको समझ में आई होगी कि ब्लड क्या काम करता है। ब्लड इज वर्क एज अ सप्लायर। ब्लड बॉडी की हर सेल के पास में जाता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम कभी देखेंगे। हर सेल से पास में जाता है। तो आप हर सेल का ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं, आप सप्लायर का चेक कर दो। इसीलिए अपन जितनी भी चीजों का बैलेंस चेक करने की कोशिश करते हैं वो सारे ब्लड से करते हैं, ताकि आपको आगे का अंदाजा लग जाए कि सेल के पास में एडिक्वेट अमाउंट में पहुंचा होगा या तो नहीं पहुंचा होगा। तो सीधे शब्दों में आप बोल सकते हो ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का सप्लायर है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दैट्स व्हाई ब्लड इज आल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स और हर सेल के पास में छोटी छोटी वेसल्स जा रही है, मतलब ब्लड तो आपस में हर सेल को एज द रोड की तरह तो कनेक्ट करके रख रहा है। तो ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको ग्लूकोज और इंसुलिन का रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा। एक और सिंपल सी चीज, ये ब्लड इस जगह से ग्लूकोज को लेकर यहां तक पहुंच रहा है। मतलब इस सेल को जिंदा रहने के लिए जो पेट्रोल चाहिए वो पेट्रोल इस जगह से आ रहा है। तो यहां से यहां तक उसको लेकर कौन आ रहा है? गाड़ी तो लेकर आएगी। तो अगर कोई गाड़ी चलेगी तो वो खुद भी तो पेट्रोल उठाएगी। ऐसी बात है, आप जो बोलते हो कि 120 mg पर dl इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? ये 120 mg dl तो ब्लड का खुद का है कि गाड़ी यहां से यहां तक चलती है तो इतना पेट्रोल तो ये खुद खाएगी। मतलब अगर इससे ज्यादा होगा, भाई जाहिर सी बात है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट से पेट्रोल ज्यादा होगा कोई तो वो यहाँ पे सप्लाई करेगी। तो सिंपल सी चीज है, आप जो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बोलते हो 120 mg पर dl, ये ब्लड को खुद को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे ज्यादा होगा तो ही वो यहां पर सप्लाई होगा। सपोज करो, जस्ट एन एग्जांपल, अगर 125 हो गया तो
तो सिर्फ 5 ही सप्लाई होगा, क्योंकि अपना खुद का तो ये देगा नहीं। अगर इसने खुद ही दे दिया तो खुद की गाड़ी बीच में रुक जाएगी। तो ब्लड सेल्स भी तो एक टाइप की जिंदा सेल्स है, उनको भी सर्वाइव करने के लिए यही तीनों कंपोनेंट चाहिए जो बाकी सेल्स को चाहिए। इसलिए ब्लड हमेशा अपना कंपोनेंट सेव करके चलता है। सपोज करो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 सपोज करो 70 mg होगा, सॉरी, अगर ब्लड ग्लूकोज 70 mg हो गया, मतलब ब्लड के पास में 70 mg है, तो ऑब्वियसली बात होता है सेल्स को भी सप्लाई कम ही किया होगा या किया ही नहीं होगा। तभी तो आप कंसीडर करते हो कि बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा रही है। चलो तो आगे चलते हैं और रिलेशनशिप समझते हैं ग्लूकोज और इंसुलिन का। तो इंसुलिन समझने से पहले मैं आपको इंसुलिन के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं। सबको पता है इंसुलिन कहां से रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास के अंदर 3 वैरायटी की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल्स रिलीज करती है ग्लूकागोन। देखो नाम से पता चल रहा है ग्लूकागोन। ये हार्मोन जब भी रिलीज होता है तो बॉडी के अंदर, सॉरी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। दूसरी सेल्स होती है बीटा सेल्स, ये रिलीज करती है इंसुलिन। जब भी इंसुलिन रिलीज होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। ध्यान से सुनना, जब ग्लूकागोन बॉडी में रिलीज होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। कैसे होता है वो भी अपन समझेंगे यहाँ पर। तीसरी सेल्स होती है डेल्टा सेल्स, जो रिलीज करती है सोमेटोस्टैटिन्स। सोमेटोस्टैटिन्स आपने नर्सिंग वगैरह के फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि सोमेटोस्टैटिन का काम होता है इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करना। तो बैलेंस किस तरीके से करता है वो एक छोटी सी ट्रिक में मैं आपको समझा रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों 8 क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर एक बच्चे ने होमवर्क पूरा कर दिया तो वो खेलने जा सकता है, तो दूसरा वाला भी जिद करेगा कि मैं भी जाऊं, तो उसको थप्पड़ मार के साथ भी तो बिठाना पड़ेगा। बस वैसा ही कुछ काम करता है सोमेटोस्टैटिन्स। मैंने आपको अभी बताया था जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो किसकी जरूरत नहीं है, ग्लूकागोन की जरूरत नहीं है। तो जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो जरूरत किसकी, इंसुलिन की है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर पाता है। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होता ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा, पेशेंट बिकम हाइपरग्लाइसेमिक। तो जब भी ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा है तो ब्लॉक किसको करना है, ग्लूकागोन, और रिलीज किसको करवाना है, इंसुलिन को। ये काम करता है सोमेटोस्टैटिन्स। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो रिलीज करना है ग्लूकागोन को, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, और ब्लॉक करना है इंसुलिन को। अगर इंसुलिन को ब्लॉक नहीं किया तो पेशेंट बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। तो इस तरीके से जैसे ही आपके ब्लड की ग्लूकोज के लेवल, उसके हिसाब से सोमेटोस्टैटिन एक को ब्लॉक करता है और एक को रिलीज करता है। तो चलो इंसुलिन के ऊपर आते हैं कि इंसुलिन काम कैसे करता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि हर सेल को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए और ब्लड को भी जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। बट ब्लड और सेल्स के बीच में अगर मैं बात करूं, मैं आपको दोनों व्यू में समझाता हूं। ये मैंने एक सेल है जो ब्लड से थोड़ी सी दूर रखी है, एक सेल है जो मैंने ब्लड से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में रखी है। अगर ब्लड और सेल आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे तो ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ये सेल खींचती चली जाएगी। सपोज करो ग्लूकोज भी है 120 mg, 125 है तो 125 से अंदर जाता जाएगा, 120 होगा, 118, 117, 115, 110, सारा अंदर चला जाएगा, तो बेचारी ब्लड सेल्स क्या खाएंगी। तो ऐसे में यहां पर एक लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म लगा रहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे 120 से ऊपर जाएगा तो ही वो सेल के अंदर एंटर होगा, और अगर 120 से कम है तो वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा। तो इस चीज को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन का मैकेनिज्म चलता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ग्लूकोज वगैरह चल रहा है, ये आपकी सेल्स हैं जो ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, दूर रखा है मैंने इनको। जब ग्लूकोज लेवल 120 तक है तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस सेल के साथ में कि ये लॉक वाला मैकेनिज्म चला रहता है, ये सेल के साथ में लॉक लगा हुआ है, ये लॉक तभी ओपन होगा जब इसके लिए की आएगी। तो चलो बात करते हैं की के बारे में। सपोज करो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 120 mg है, मतलब अभी तक सिर्फ ब्लड के लेवल का ही है। ब्लड के लेवल का है तो सेल के अंदर तो जाएगा नहीं। जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 mg से ऊपर जाएगा, गौर से समझना, जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 125 mg तक पहुंच गया या उससे भी ऊपर चला गया, यानी कि 120 mg से ऊपर चला गया, तो मैंने कहा था जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है उस टाइम पर आपका सोमेटोस्टैटिन इसको रिलीज करने की इजाजत देता है, इंसुलिन को। तो यहां से रिलीज होगा इंसुलिन, और ये इंसुलिन कहां आएगा, ब्लड में। ब्लड में इसलिए आएगा क्योंकि आपको भी पता है कि इंसुलिन एक एंडोक्राइन हार्मोन से रिलीज हो रहा है, मतलब पेनक्रियास का जो टेल वाला पोर्शन है वो
लैग्रेंज सेल्स का बना होता है और वो एज अ एंडोक्राइन की तरह ही एक्ट करता है। पेनक्रियास एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मिक्सचर टाइप की ग्लैंड होती है जिसको अपन मिक्सोक्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो पेनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पोर्शन से रिलीज हुआ इंसुलिन, और इंसुलिन कहाँ आया? सीधा ब्लड में, क्योंकि अपन को अच्छे से पता है कि एंडोक्राइन सेल से रिलीज हुआ हार्मोन सीधा ब्लड के अंदर आता है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर आ गया, क्यों आया ब्लड के अंदर? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 mg से ऊपर गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 से जितना ऊपर जाएगा उसी के लेवल में इंसुलिन रिलीज होगा। सपोज करो 125 गया, जस्ट एन एग्जांपल, 5 इंसुलिन रिलीज हुआ। अब इंसुलिन और ब्लड दोनों है सेल के अंदर। तो यहां पर अपन समझते हैं इंसुलिन इज वर्क एज अ की। इंसुलिन इस ताले की चाबी होती है जो दरवाजा खोलेगी और ग्लूकोज को एंटर होने के लिए हेल्प करेगी। सपोज करो इंसुलिन रिलीज हुआ, जैसे ही इंसुलिन आकर इस रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होगा तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर एक हार्मोन या एक एंजाइम कुछ भी मान लो, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन काइनेज क्या करेगा? इस सेल के इंटरनल रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड होगा। जैसे ही इंटरनल रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाहर की तरफ बाइंड हुआ इंसुलिन, अंदर की तरफ बाइंड हुआ टायरोसिन काइनेज, तो सेल की इंट्रिंसिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और सेल के अंदर एक पाइप का टुकड़ा पड़ा है। मैं पाइप का टुकड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाइप जो है वो काम करता है पानी को इधर से उधर ले जाने। तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाना तो पाइप तो चाहिए ना, बस वही वाला चीज यहां पर भी पाइप, इस पाइप का नाम होता है ग्लूट4। मैं पाइप का टुकड़ा इसलिए बोल रहा हूं, पाइप क्या काम करता है? एज अ चैनल का काम करता है। नो डाउट ये ग्लूट4 इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चैनल। ये सेल के अंदर पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही इंसुलिन आया, इंसुलिन कब आएगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ। जैसे ही इंसुलिन आकर बाहर वाले रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा, देखो जितना इंसुलिन आएगा उतना ही स्टिमुलेशन होगा। अब इंसुलिन कितना आया है, जितना ही ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड के नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगा उसी एवज में इंसुलिन रिलीज होगा। तो जैसे ही इंसुलिन इस रिसेप्टर्स के ऊपर आकर बाइंड करेगा, सेल के अंदर का टायरोसिन काइनेज अंदर वाले रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा। तो ऐसे में सेल की इंट्रिंसिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपका जो ये चैनल है ग्लूट4, ये चैनल आपके सेल के अंदर से निकलकर आ जाएगा सरफेस के ऊपर। कौन से गौर से समझना इस चीज को? जैसे ही सरफेस के ऊपर आएगा तो जितना ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, ये ग्लूकोज इस रास्ते से सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही सेल के अंदर एंटर होता जाएगा वैसे ही ब्लड ग्लूकोज, गौर से सुनना, वहां पर 125 mg लिया था मैंने, जैसे ही ये वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होना स्टार्ट होगा क्योंकि वो एंटर कर रहा है सेल के अंदर। तो 125 या 130 जितना भी था उससे 124, 123, 122, 120, जैसे ही 120 तक पहुंचेगा, आपको भी पता है कि 120 तो ब्लड को खुद के लिए चाहिए। तो जैसे ही 120, जैसे ही 124 हुआ, इंसुलिन थोड़ा कम हो गया तो यहां पर स्टिमुलेशन भी कम हो गया। जैसे ही 121 हुआ और कम हुआ तो इधर स्टिमुलेशन और कम हो गया, और जैसे ही 120 हो गया, इतना तुमको पता है कि ये ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही 120 हुआ तो इंसुलिन का रिलीजिंग हो जाएगा स्टॉप। इंसुलिन का रिलीजिंग स्टॉप तो इस रिसेप्टर से होने वाला स्टिमुलेशन स्टॉप, इस रिसेप्टर से होने वाला स्टिमुलेशन स्टॉप, तो ये स्टिमुलेशन भी बंद और वापस ग्लूट4 अपनी नॉर्मल जगह पर पहुंच जाएगा सेल के अंदर। ये रास्ता हो गया वापस से ब्लॉक। अब आप फिर खाना खाओगे, फिर इंसुलिन रिलीज, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फिर जितना बढ़ा है उसके हिसाब से इंसुलिन रिलीज होगा। इस तरीके से ब्लड अपने लेवल को मेंटेन करते हुए चलता है और अपने से बढ़े हुए लेवल को एंटर करवा देता है सेल के अंदर, प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। तो एक चीज तो अपन को यहां पर पता चली कि इंसुलिन का रिलीजिंग हमेशा ग्लूकोज, मैंने आपको पहले कहा था कि ग्लूकोज का लेवल अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो ही इंसुलिन रिलीज होता है। तो जैसे जैसे ग्लूकोज रिलीज होता है वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता रहता है। एक सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है पूरी डायबिटीज मेलाइटिस जो आप बोलते हो बीमारी। अगर किसी पेशेंट के अंदर, मैं इस पूरे को हटा रहा हूं यहां से, मैंने आपको इंसुलिन के बारे में एक चीज बताई, ये जो सेल का मैंने लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म बताया है कि जब भी ब्लड के थ्रू इंसुलिन यहां आकर रिसेप्टर हो, ये जो ग्लूट4 है यानी कि सेल का दरवाजा, ब्लड और सेल के बीच में जो दरवाजा ओपन होने वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ओपन करने के लिए रोल किसका था? इस लॉक का। और इस लॉक के ऊपर आकर की क्या बाइंड हो रही थी? इंसुलिन। जब इंसुलिन बाइंड हो रहा था उस टाइम पर ही आपका ये लॉक खुल रहा था। एक सिंपल सी चीज, एक लॉक को खोलने के लिए आपको चाबी चाहिए, वो लॉक दो कंडीशन में ओपन नहीं हो सकता। ये लॉक है, लॉक दो कंडीशन में ओपन नहीं हो सकता। अगर आपके पास की नहीं है तो लॉक ओपन नहीं होगा। दूसरी चीज, आपके पास की तो है
बट जो लॉक है वो लॉक ही खराब हो गया या जो लॉक को जंग लग गया, तो ऐसे टाइम पर आपके पास की होते हुए भी लॉक ओपन नहीं होगा। अब यही वाला फंडा अपन यहां यूज में लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पास चाबी नहीं है तो ये लॉक, यानी कि इंसुलिन नहीं है तो ये लॉक ओपन नहीं होगा, तो बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज ब्लड में ही बढ़ता जाएगा, सेल तक नहीं पहुंचेगा। कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरग्लाइसेमिया। अल्टीमेटली कंडीशन क्या आ जाएगी? डायबिटीज मेलाइटस। अब एक चीज बताओ, यहां पर इंसुलिन है या नहीं है? इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं होने के कारण ये दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है और पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं डायबिटीज के, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया। ऐसी कंडीशंस को अपन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहां पर इंसुलिन चाबी नहीं है इसलिए लॉक नहीं खुल रहा है और पेशेंट को डायबिटीज हो रही है, यानी कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। दूसरी बात करें कि आपका पेनक्रियाज बिल्कुल ओके है, वो इंसुलिन रिलीज प्रॉपर कर रहा है, बट यानी कि चाबी तो है बट ये लॉक काम नहीं कर रहा है, मतलब जो रिसेप्टर्स हैं इसकी सेंसिटिविटी डाउन है, तो भी दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ऐसे में भी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। क्या यहाँ पे कारण इंसुलिन है? नो, यहाँ पर इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज हो रहा है, फिर भी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा है। कंडीशन इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। वैसे इन दोनों डायबिटीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सी चीज, एक बार अपन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट को छोड़ते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। मैंने आपको अभी पूरा इंसुलिन का मैकेनिज्म बताया है कि इंसुलिन किस तरीके से ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इंसुलिन आएगा तो ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा। अब एक सिंपल सी चीज, इंसुलिन काम कर रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करके उसको कहां पहुंचा रहा है? सेल के अंदर पहुंचा रहा है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर। बहुत सारे लोगों के अंदर गलतफहमी होती है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। एक सिंपल सी चीज, अगर आप मीठा नहीं खाओगे और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंटली डाउन रहेगा, तो ऐसी कंडीशंस में आपका पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज भी तो नहीं करेगा। तो धीरे 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 हर चीज, किसी भी चीज, मशीन है, अगर आप मशीन को रेगुलर स्टार्ट नहीं करते हो, ऐसे टाइम पर क्या होगा? बड़े 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 जंग लग जाएगी और वो मशीन खराब हो जाएगी। बाद में जब एकदम से आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप खाने में मीठा कम खाते हो तो ऐसे टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का एडुकेट अमाउंट के अंदर सिक्रेशन नहीं होता है और धीरे धीरे पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना कम करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना ही भूल जाता है। उसके बाद में भले आप कितना ही मीठा खाओ, आपका पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा ही नहीं, तो आपका ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही बढ़ता जाएगा, वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा और मिडली कंडीशन हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटस। तो एक सबसे बड़ी भ्रांति जो मैं यहाँ पर दूर कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है, तो एक बात कान खोल के सुन ले, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, मीठा नहीं खाने से डायबिटीज होती है। अगर आप खाने में, आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप एडुकेट अमाउंट में मीठा खाए, मीठा खाओगे तब तक आपको डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप मीठा नहीं खाओगे तो इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज होना कम हो जाएगा और सडन से आप मीठा खाओगे तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, मीठा नहीं खाने से डायबिटीज होती है। बट हाँ, वन मोर थिंग, अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज डायग्नोज हो चुका है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, यानी कि डायबिटीज हो चुका है, उसके बाद मीठा नहीं खाना है, क्योंकि जो खाया है वो भी सेल में नहीं जा रहा है। अगर आप एक्सट्रीम मीठा लोगे तो और ज्यादा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, मीठा नहीं खाने से डायबिटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो लोग अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बी केयरफुल। और दूसरी चीज, डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाना है, क्योंकि आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूं कि हार्डली 1 या 2 दिन के अंदर विल गो फॉर द लाइव क्लासेस ऑफ द फुल टॉपिक्स। हम पूरे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे और लाइव चलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज जो है वो दूर करें। आप उस टाइम पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा वहां पर। तो आशा करता हूँ छोटा सा पोर्शन था, समझ आया होगा। अगर यूजफुल लगे तो कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक लिया जाए तो उससे रिगार्डिंग भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो हम वो स्पेसिफिक टॉपिक लेकर चलेंगे बिल्कुल सरल और सुलभ वे के अंदर। थैंक यू।